लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का सबसे पहले तो अर्थ समझ लेना है, इसका स्वरूप जान लेना है कि लोकतंत्र है क्या। फिर लोकतंत्र में हम लोग को जो है, जैसे जो हम लोग के यहां प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, इसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक समझना है। अब फिर आप जानते हैं कि आजकल लोकतंत्र के जो है नए नए स्वरूप भी आ गए हैं। तो लोकतंत्र के जो नए नए स्वरूप आ गए हैं तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग को चर्चा कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए सहभागी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र क्या होता है। इसी प्रकार से जो है एक नया स्वरूप आ गया है सहवर्ती लोकतंत्र, सहवर्ती लोकतंत्र, ये भी नया एक स्वरूप है लोकतंत्र का। तो हम लोग जो है ये सब जो स्वरूप है, जो लोकतंत्र के जो प्रकार हैं, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो लोकतंत्र में हम लोग को ये बात समझना है, इतना ही काफी है। कभी मान लीजिए लोकतंत्र तो कोई प्रश्न आए तो थोड़ा सा हम लोग को यह है कि पढ़े रहेंगे तो घबराहट नहीं होगी। तो घबराहट नहीं होगी तो जैसे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, जैसे डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है, तो आजकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा हम लोग लोकतंत्र के जो प्रकार हैं, ये तो भारत में पाया ही जाता है, इसके बारे में जानना है। अब समझिए, देखिए लोकतंत्र जब हम कहते हैं लोकतंत्र, तो लोकतंत्र कहते समय जो है, लोकतंत्र कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। तो देखिए लोकतंत्र का एक तो सीमित अर्थ होता है, सीमित अर्थ होता है। तो सीमित अर्थ में लोकतंत्र को साधन माना जाता है, साधन माना जाता है। इसका मतलब कि शासन प्रणाली के रूप में जब हम लोग बात करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के रूप में बात करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, संसद है, राजनीतिक दल है, चुनाव है, इन सब चीजों की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको सीमित अर्थ कहा जाता है। कि जब हम लोग जो है शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को जब हम परिभाषित करते हैं कि भाई जैसे पंखा है हम लोग को हवा देता है, एसी है ठंडक हवा देता है, उसी तरह से लोकतंत्र भी शासन प्रणाली को चलाने का एक माध्यम, एक साधन। जब ऐसा हम लोग कहते हैं तो ये सीमित अर्थ है। तो ये सीमित जो अर्थ है, जहां पर ये कह सकते हैं कि सरकार चलाने का साधन है, सरकार चलाने का साधन है। तो सरकार चलाने का जो साधन है, ये हम लोगों के काम का अर्थ नहीं है। पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर करिए कि ये हम लोग के काम का अर्थ नहीं है। हम लोग जो है लोकतंत्र का जो व्यापक अर्थ है, उस व्यापक अर्थ को हम लोग को ध्यान रखना है। व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि लोकतंत्र जो है साध्य के रूप में है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी साध्य के रूप में है। तो लोकतंत्र साध्य के रूप में है। तो ये बताइए कि जहां पर साध्य होगा, जहां लक्ष्य होगा, जहां पर उद्देश्य होगा, तो इसका मतलब कि लोकतंत्र मूल्यों को रखता है। तो लोकतंत्र जो है मूल्यात्मक अवधारणा है, मूल्यात्मक अवधारणा। तो लोकतंत्र जब मूल्यात्मक अवधारणा है, इसका मतलब कि विभिन्न मूल्यों को रखता है, अनेक मूल्यों को रखता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, संवाद, समायोजन, ये सब लोकतंत्र का मूल्य है। तो यहां पर ये मूल्यों का समुच्चय कह सकते हैं, मूल्यों का समुच्चय है। जितने भी मूल्य हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाया स्वतंत्रता, समानता, न्याय, जैसे बंधुत्व, ये सब जो जितने भी मूल्य हैं, इन सब मूल्यों का ये समुच्चय है। अब जैसा समझिए, जब इन मूल्यों का समुच्चय है तो लोकतंत्र, ये बताइए
अर्थव्यवस्था में भी तो इन मूल्यों का प्रयोग हो सकता है। हम लोग अर्थव्यवस्था में भी तो इन मूल्यों का प्रयोग कर सकते हैं कि ये मूल्य हमारी अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व का जो मूल्य है वो हमारी अर्थव्यवस्था में भी तो होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था में होना चाहिए तो इसका मतलब क्या? आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र हमारी राजनीतिक व्यवस्था में होना चाहिए तो राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र हमारी सामाजिक व्यवस्था में होना चाहिए तो सामाजिक लोकतंत्र। हमारे जीवन के रूप में होना चाहिए तो जीवन शैली के रूप में। जीवन शैली के रूप में। अब यहां पर थोड़ा समझिए, ये जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है, भाई आर्थिक लोकतंत्र कहते समय दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई जो उत्पादन के साधन हैं, समाज के जो संसाधन हैं, तो समाज के संसाधनों का प्रयोग जो है, समाज के संसाधनों का प्रयोग जो है सामान्य हित में होना चाहिए। सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। किसी का आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग ये सब बात बोलते हैं, इस बात को हम लोग कहते हैं कि यह आर्थिक लोकतंत्र है। और राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जैसे मैं आप लोगों को संविधानवाद पढ़ाऊंगा, तो संविधानवाद पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि संविधानवाद जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार पर भी अंकुश लगाता है और व्यक्ति पर भी अंकुश लगाता है। सरकार की शक्ति सीमित होती है, सरकार उत्तरदायी होती है, सरकार कल्याणकारी होती है, जनता को भी अधिकार दिया जाता है, जनता पर भी प्रतिबंध लगता है। तो उसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड गवर्नमेंट। पिछले साल आया भी था लिमिटेड गवर्नमेंट। आप लोग के क्वेश्चन बैंक में भी, जो लोग पुराने लोग होंगे, देखिए जो 4 नंबर बुकलेट पहले बना था उसके क्वेश्चन बैंक में भी था, क्लास में भी जो टेस्ट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन दिया था। तो यहां पर राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार, कि सरकार की शक्ति सीमित होगी, उत्तरदायी और संवेदनशील सरकार, इस बात को हम लोग राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि समाज में किसी प्रकार का किसी को विशेषाधिकार न दिया जाए। धर्म, जाति, भाषा, रंग, इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको जो है, सबको सामाजिक रूप से समान माना जाए। भाई किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, सबको समान मानना चाहिए। किसी का सामाजिक शोषण नहीं होना चाहिए। जब हम लोग ऐसा बात करते हैं तो ये सामाजिक लोकतंत्र है। और लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में एक विचारक है टीबी स्मिथ। तो टीबी स्मिथ ने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया। तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया तो कैसे? उसने कहा कि भाई ये जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, सहिष्णुता, ये सब जो मूल्य हैं वो व्यक्तियों के संदर्भ में ही तो है। ये सब व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। और ये सब जो मूल्य होंगे व्यक्ति के भीतर एक व्यवस्था बनाते हैं। और व्यक्ति इन्हीं व्यवस्थाओं से जो है व्यक्ति के भीतर अच्छाइयां आती हैं, नैतिकता आता है। इन्हीं सब व्यवस्थाओं से ही व्यक्ति जो है अपने जीवन को प्रासंगिक बना पाता है, आने वाली समस्याओं का उचित समाधान कर पाता है। इसलिए उसने कहा कि लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में है। तो आप देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र का एक व्यापक अर्थ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लोकतंत्र जो है सीमित अर्थ नहीं, शासन प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक प्रणाली के रूप में, शासन प्रणाली न होकर एक समग्र प्रणाली के रूप में है, एक जीवन पद्धति के रूप में है, मूल्यों की व्यवस्था है, मूल्यों का समुच्चय है, एक पूरी व्यवस्था लोकतंत्र है, एक आदर्श है, एक लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। और मैं आप लोगों को बताया कि इसका जो
स्वरूप है, ये तो सिद्धांत में स्वरूप हुआ कि लोकतंत्र के सब प्रकार हैं, और इसका जो स्वरूप है व्यवहार में, तो हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, रोज पेपर में आजकल पढ़ते होंगे कि जनता का शासन है। लोकतंत्र क्या है, तो जनता के लिए है, जनता के लिए है। लोकतंत्र क्या है, तो जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन कहता ना, ऑफ फॉर एंड बाय द पीपुल, जनता के द्वारा शासन। अब जैसा समझिए, जनता का शासन, तो जनता का शासन है, तो भाई ये बताइए, एक तो जनता का शासन हो सकता है कि जनता प्रत्यक्ष शासन करे और एक अप्रत्यक्ष शासन करे। अब समस्या है कि प्रत्यक्ष शासन तो जनता कर नहीं सकती, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, बड़े देश हैं, इतनी जनसंख्या को कैसे शासन सब लोग करेंगे। तो ये तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो चल नहीं सकता है। जब चल नहीं सकता है तो ऐसी दिशा में जो है सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां पर प्रत्यक्ष सब लोग जनता शासन करता है। वहां पर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो सार तत्व है वो सब दिखाई देता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए रिकॉल सिस्टम है, रिकॉल सिस्टम है, तो रिकॉल सिस्टम पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में जो है वह रिफरेंडम पाया जाता है, रेफरेंडम पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में जो है प्लेबेसाइट पाया जाता है, प्लेबेसाइट पाया जाता है। वहां पर जो है लैंड्सजीमेंडे पाया जाता है। वहां पर जो है इनिशिएटिव पाया जाता है, इनिशिएटिव आरंभण। रिकॉल मतलब प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, प्रत्याहान। रेफरेंडम और प्लेबेसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, और लैंड्सजीमेंडे का मतलब होता है कि शासन पर विचार, शासन पर जनता द्वारा विचार, समय समय विचार किया जाना। तो ये जो 5 तत्व मैंने लिखा, ये लोकतंत्र का जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सार तत्व है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सार तत्व है। भाई इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जनता इनिशिएट करे। इनिशिएट करने का मतलब जैसे कोई कानून बनाना है तो जनता पहल करे, इसीलिए इसको आरंभण या पहल भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड में 50,000 जनता ने हस्ताक्षर करके दे दिया तो सरकार उस विषय पर कानून बनाने का प्रयास करती है। रिकॉल सिस्टम का मतलब प्रतिनिधियों को वापस बुला लेना। कोई प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं तो 5 वर्ष के लिए निश्चिंत न हो जाए कि हम 5 वर्ष के लिए चुन के गए तो जो भी मर्जी आएगा करेंगे, ऐसा नहीं, बीच में भी हम वापस बुला लें। प्रत्याहान, प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। रिफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, और रिफरेंडम का मतलब राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जब राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह होता है तो उसको रिफरेंडम कहते हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत संग्रह होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जब जनमत संग्रह होता है तो उसको जनमत संग्रह को प्लेबेसाइट कहा जाता है। और लैंड्सजीमेंडे का मतलब हुआ कि शासन पर जनता द्वारा विचार विमर्श, समय समय पर मान लीजिए बड़े स्टेडियम में बैठ के जनता के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि आपस में जब विचार विमर्श करते हैं तो उसको लैंड्सजीमेंडे कहा जाता है। तो आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हूं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। ऐसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को जो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। अभी मैं पढ़ाता हूं। जनता के लिए शासन, ये बताइए, जनता के लिए शासन का मतलब हुआ कि शासन प्रशासन जो है जनता की भलाई के लिए है। शासन प्रशासन जो है ये सब जनता की भलाई के लिए है, जनता की भलाई के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि शासन करने का उद्देश्य क्या है। भाई हमें कहते हैं ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो फॉर द पीपुल का मतलब हुआ कि भाई शासन करने का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है, जनता का कल्याण करना है। जनता का कल्याण कैसे होगा, तो सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की जाए, सबको शिक्षा दिया जाए, सबको भोजन दिया जाए, सबको स्वच्छ पेयजल दिया जाए, स्वच्छ पर्यावरण दिया जाए,
शिक्षा दिया जाए, आवास दिया जाए, इंटरनेट दिया जाए, और फिर सबका मानव संसाधन के रूप में विकास हो, हर मनुष्य को प्रकृति ने कुछ विशेष बनाया है, तो ऐसी दिशा में उसको ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराई जाए कि वह व्यक्ति जो है उस परिस्थितियों का लाभ उठाकर कुछ जीवन में कर सके, अपना मानसिक और तकनीकी विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर सके, और देश के भीतर ऐसा वातावरण हो कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर जो है अपना व्यापार कर सके, वाणिज्य कर सके, रोजगार कर सके। ऐसी व्यवस्था को फॉर द पीपुल कहते हैं, जनता के लिए शासन कहते हैं। और जनता द्वारा शासन, तो जनता द्वारा शासन का मतलब कि शासन में जनता की उचित भागीदारी, शासन में जनता की उचित भागीदारी, उचित भागीदारी मतलब सक्रिय भागीदारी। और सक्रिय भागीदारी का मतलब क्या हुआ? सक्रिय भागीदारी का मतलब हुआ कि कोई भी नीति बनाई जाए तो जनता से भी विचार विमर्श कर लिया जाए, जनता की इच्छा को जान लिया जाए। भाई हम ही लोगों का शासन है और हम ही लोगों से न पूछा जाए तो कैसा लगेगा? आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों से भी तो मतलब पूछता हूं, भाई पेपर चल रहा है, मान लीजिए उसमें 2 4 5 लोग जो है मान लीजिए टेस्ट पेपर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों ने कहा कि नहीं सर टेस्ट होता तो अच्छा होता, तो हमने टेस्ट लिया ना। अधिकांश लोगों ने कहा कि सर नोट्स बन जाता, तो बना के दिया गया ना। अब मैं कहूं कि नहीं नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप मैं जो बोलूंगा वही सुनिए, टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, समग्र रूप से जो है टेस्ट का जो है आयोजन होगा, उसमें आप टेस्ट दे लीजिएगा, पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़े रहेंगे, विद्वान रहेंगे, परीक्षा पास कर लेंगे। अब मैं तानाशाही करना शुरू कर दूं, कैसा लगेगा? अरे भाई आपने पैसा जमा किया, कुछ आपसे भी तो राय ले लूं। अभी आप लोग लिख के भेज रहे थे आयोग परिषद, बोला कि बस ये हो जाता है, तो इसके बाद कल से वही शुरू करता हूं, फिर जो बचे गए कुछ थ्योरी थोड़ा बहुत और पढ़ा दूंगा, लेकिन आयोग परिषद कल से शुरू किया जाएगा। तो शासन में जनता की उचित भागीदारी का मतलब हुआ कि जनता की सहभागिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए, शासन प्रशासन जवाबदेह होना चाहिए, कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी व्यवहार करे, जनता और सरकार के बीच दूरी कम हो सके, ऐसा शासन प्रशासन होना चाहिए। तो जनता के द्वारा शासन का मतलब यह होता है कि शासन में जनता की उचित भागीदारी होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इस बात को हम लोग बोलते हैं बाय द पीपुल। तो मैं ये आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र क्या होता है। अब ये जब लोकतंत्र जान गए तो थोड़ा सा जो है, जो भारत में लोकतंत्र चल रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो है क्या चीज, ये समझना हम लोगों को। देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ये जनता है और ये प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि जो है मीडिएटर हैं, एक तरह से कह सकते हैं कड़ी हो गए, और ये सरकार है। तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का मतलब जनता सीधे शासन नहीं करती है, प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अब प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। अब प्रतिनिधि जो है एक प्रकार से राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। ये प्रतिनिधि जो है राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, सामान्यतः राजनीतिक दल के सदस्य। तो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, तो मान लीजिए कोई दल बहुमत प्राप्त किया, अभी बीजेपी बहुमत में आए तो बीजेपी ने सरकार बना लिया। और अल्पमत में भी होते हैं दल, तो जो अल्पमत में होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं, जो अल्पमत में होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं। और जनता का समग्र जो प्रतिनिधित्व है, जनता का जो समग्र प्रतिनिधित्व है वह कौन करता है? तो संसद करता है। और संसद में क्या होता है? तो संसदीय प्रक्रियाएं चलती हैं, संसदीय प्रक्रियाएं चलती हैं।
और संसदीय प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे प्रश्नकाल है, जैसे मान लीजिए प्रश्नकाल के साथ जो है हमारे यहां जैसे प्रस्ताव रखा जाता है, विधेयकों पर चर्चा होती है, विधेयक पर चर्चा होती है, जैसे समितियां हैं, ये सब जितनी भी व्यवस्था है ये सब जो है संसदीय प्रक्रिया है। और इसी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को जो है नियंत्रित किया जाता है, सरकार को जो है उत्तरदायी बनाया जाता है, उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है इस बात को प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं। तो मैं आपको बताया कि प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र और प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब जनता जो है, जनता सीधे सरकार नहीं बनाती है, सीधे सरकार नहीं चलाती है, प्रतिनिधि का चुनाव करती है, प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। और प्रतिनिधि जो है समांतर राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। जो दल बहुमत में आता है वो सरकार बनाता है, जो अल्पमत पे होता है वो विपक्ष में बैठता है। और जनता का समग्र प्रतिनिधित्व जो है संसद करती है। संसद में जो है संसदीय प्रक्रियाएं चलती हैं, प्रश्नकाल, प्रस्ताव, विधेयक पर चर्चा, कोई मान लीजिए सपोर्ट करिए कि कोई संकल्प आया उस पर चर्चा, वाद विवाद, ये सब चलता है। इसके माध्यम से मैं बताया कि इसके माध्यम से सरकार को नियंत्रित किया जाता है, उत्तरदायी बनाया जाता है। तो ये जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है इसमें आपको 5 बात ध्यान रखना है। पहला चीज तो ये है कि संप्रभुता जनता में सिद्धांत निवास करती है। भाई लोकतंत्र जनता का तंत्र, तो संप्रभुता जनता में निवास करती है, लेकिन व्यवहार में प्रतिनिधि शासन करते हैं, व्यवहार में प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। और दूसरा बात, नियमित चुनाव होता है, जनता को सार्वभौमिक बेस मताधिकार दिया जाता है, निश्चित उम्र के स्त्री पुरुष जो है मत देने का अधिकार रखते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। नियमित चुनाव का मतलब जैसे भारत में 5 वर्ष पर चुनाव होता है, कोई सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो फिर हम लोग बदल देते हैं, उसको सत्ता में परिवर्तन कर देते हैं। सार्वभौमिक बेस मताधिकार का मतलब क्या? 18 वर्ष या उससे ज्यादा के स्त्री पुरुष सभी को मत देने का अधिकार दिया गया है। तीसरा बात समझिए, ये जो प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है उसमें शासक और शासित के मध्य अंतर होता है। जनता के प्रतिनिधि जो है वो शासन करते हैं, आम जनता पर शासन किया जाता है। हम लोग भले ही, भाई भारत में कौन संप्रभु है? हम लोग, भारत की जनता। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो हम लोग जो है कानून का निर्माण नहीं करते हैं। हम लोगों में और सरकार में अंतर है, हम लोग शासित होते हैं और सरकार जो है शासन करती है। और इस व्यवस्था में चौथा बात समझिए, इस व्यवस्था में जो है लोक संप्रभुता पर विश्वास किया जाता है। लोक संप्रभुता विश्वास मतलब जनता सिद्धांत में संप्रभु है, लेकिन व्यवहार में इस संप्रभुता का प्रयोग अभी मैं बताया कि सरकार करती है, जैसे संसद कानून का निर्माण करती है। और मैं अभी बताया इस व्यवस्था में जो है विचार विमर्श, बहस, इन सब चीजों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हम लोग सरकार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो व्यवस्था है यही लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप है, क्योंकि लोकतंत्र में सीधे जनता शासन नहीं कर सकती है। आज जो है जनसंख्या सब देशों में ज्यादा है, बड़ा देश है, विशाल देश है, फिर जो है तकनीकी समस्याएं भी हैं, भौगोलिक भी अड़चने हैं। तो इन सब समस्याओं के कारण यही हमारा लोकतंत्र का एकमात्र इस समय विकल्प भी है। यही हमारे लिए लोकतंत्र का सबसे अच्छा स्वरूप है। ये आपको 4 लाइन ध्यान रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सब हम लोग पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं तो आप लोगों को उसमें नहीं जाना है। मैं तो बताया कि आप लोगों को सिंपल चीजों को ध्यान रखना है, जिससे जो है कोई समस्या ना आने पाए। अब हम लोग को जो लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, एक तो लोकतंत्र का प्रकार है सहभागी लोकतंत्र। तो थोड़ा सा मैं सहभागी लोकतंत्र पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि वो भी आजकल जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सहभागी लोकतंत्र, अब सहभागी लोकतंत्र जो है क्या चीज है वो थोड़ा मैं पहले समझा दूं, तो मैं आप लोगों को 4-5 लाइन बोलता हूं।
देखिए, सहभागी लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, उस प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में सुधार के लिए यह उदाहरण आया है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में कमियों को दूर करने के लिए आया। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। ये जो है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र का सुधार करने के लिए आया है, उसकी आलोचना करके आया है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की आलोचना करके आया। इसका उद्देश्य क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सुधार करना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सुधार करना। अब जैसे देखिए, अब ये लोग क्या चाहते हैं? सहभागी लोकतंत्र का विचार जो है, एक विचारक जो जीएस मिल है, तो जीएस मिल ने ही इसकी शुरुआत किया था। बाद में तमाम समकालीन जो विचारक हैं उन लोगों ने भी इस बात को स्वीकार किया। मैकफर्सन, पेटमैन, तमाम, तो आप लोगों को विचारक नहीं ध्यान रखना है। अब ये लोग क्या कहते हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं? तो दो चार जरा मैं एग्जाम्पल पहले बताऊं जिससे आपके दिमाग में ये बैठे। ये लोग कहते हैं कि भाई प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में क्या था कि प्रतिनिधि शासन करेगा, प्रतिनिधि शासन करेगा। अब प्रतिनिधि शासन करेगा तो क्या होता था? प्रतिनिधि शासन करेगा, ये बताइए, जनता वोट देने वाली मशीन बन गई। जनता वोट देने वाली मशीन बन गई। अब बताइए, जनता एक बार गलती से बटन दबा दी तो 5 साल अन्याय करेंगे? रिकॉल सिस्टम लागू करिए, रिकॉल सिस्टम लागू करिए, तो देख रहे हैं ये लोग रिकॉल सिस्टम की बात करते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में क्या था कि हमारे यहां न्यायपालिका है, सबको निष्पक्ष न्याय मिलेगा, तो निष्पक्ष न्याय की बात की जाती थी, निष्पक्ष न्याय की बात की जाती थी। अब जैसा देखिए, गरीब व्यक्ति को कहां न्याय मिल पाता है? कहां सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट कर पाएगा? कहां हाई कोर्ट में एडवोकेट कर पाएगा? कहां गरीब व्यक्ति को पागल बना रहे हैं, जरा बताइए। उसको जो है निःशुल्क विधिक सहायता तो दीजिए। तो यहां पर देख रहे हैं कि गरीब व्यक्ति को व्यवहार में न्याय नहीं मिल पाता, गरीब व्यक्ति को व्यवहार में न्याय नहीं मिल पाता। तो नहीं मिल पाता तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करिए कि निःशुल्क विधिक सहायता लागू करिए, निःशुल्क विधिक सहायता लागू करिए। तो देखिए दूसरा विशेषता इनका हो गया। इन लोगों ने कहा कि आप नौकरशाही की बात करते हैं, नौकरशाही की बात करते हैं कि नौकरशाही जो है, नौकरशाही क्या करेगा? जनता का कल्याण करेगा। नौकरशाही जो है एक प्रकार से देखा जाए तो नौकर के रूप में है, प्रशासन नौकर के रूप में है, तो नौकरशाही जनता का कल्याण करेगा, जनता का कल्याण करेगा। ये बताइए, अब ये लोग कहते हैं कि जनता का कल्याण कहां हो रहा है? नौकरशाही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, गोपनीयता बरतता है। नौकरशाही कहीं ना कहीं जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से जो है कहां जनसेवक की भूमिका में है। तीनों ने कहा कि जनसेवक की भूमिका, जनसेवक की भूमिका में नौकरशाही को लाया जाए। नौकरशाही नौकर है तो नौकर दिखना भी चाहिए। भाई मोदी साहब प्रधान सेवक कहते हैं तो प्रधान सेवक दिखते हैं ना कि प्रधान सेवक हैं देश के। देखिए प्रधान सेवक दिखाई देते हैं ना। तो प्रशासन के लोग नौकर हैं, जनता मालिक है, तो जनता देखिए मालिक दिखती है और प्रशासन में जो लोग हैं वो लोग क्या दिखते हैं? नौकर। सिद्धांत व्यवहार का अंतर समाप्त करिए। तो यहां पर जनसेवक की भूमिका जो है वास्तव में जनसेवक की भूमिका होनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि ये जो आप एफपीपीएस सिस्टम लागू करते हैं
एपीपीएस से क्या होता है? जो सबसे ज्यादा मत पाता है विजय उसकी हो जाती है। तो जो सबसे ज्यादा मत पाता है विजय उसकी हो जाती है। तो ये बताइए, कहीं पर कम मतदान हुआ तो कोई भी चुनाव जीत गया? बहुमत प्रणाली लागू करिए, कम से कम बहुमत तो वोट पाए, 500 में से 250 तो वोट पाए। अब क्लियर हुआ? इस बात को सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है कि संसद हो, नौकरशाही हो, दल हो, सब जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया जाए, धरातल पर लोकतंत्र दिखाई दे। कहीं न कहीं जो है संस्थाओं में खुली व्यवस्था होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। रिकॉर्ड सिस्टम लागू करिए, सिटीजन चार्टर लागू करिए, लोगों को शिक्षित करिए, लोगों को जागरूक करिए। उचित वातावरण का निर्माण करिए, बहुमत प्रणाली का प्रयोग करिए। इस बात को सहभागी लोकतंत्र कहा जाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और एक लोकतंत्र और ध्यान रखना है, जो आजकल मान लीजिए चलता है, पेपर में आता है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो थोड़ा सा उसको भी बता देता हूं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी कहते समय जो है हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए। विमर्शी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र। अब विमर्शी लोकतंत्र को भी थोड़ा सा समझ लेना है। एक्चुअल में एक विचारक है डेविड हेल्ड। इसी डेविड हेल्ड ने एक किताब लिखा था, द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी में ही इसने जो है इसका जिक्र किया। अभी 2000 के बाद ये सब आया है। तो ये लोकतंत्र का सबसे समकालीन मॉडल है। लोकतंत्र का समकालीन मॉडल 2002-3 में तो इसकी किताब ही सब मार्केट में सब आया है। अब ये लोग समकालीन जो मॉडल है क्या कहता है? ये लोग एक कहता है कि जो विचारधारा है, विचारधारा, ये जो विचारधारा है, जैसे मान लीजिए अभी मैं पढ़ाऊंगा उदारवाद, समाजवाद, तो ये जो विचारधारा है, तो लोग कहते हैं विचारधारा से हटकर वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। ये लोग कहते हैं कि जो विचारधारा है इससे हटकर वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र को लागू किया जाए। वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र को लागू किया जाए। तो ये लोग कहते हैं, अब ये लोग यहीं पर मैं विशेषता बताता हूं कि ये लोग क्या चाहते हैं। इसको हम लोग विमर्शी लोकतंत्र कहते हैं। देखिए लिखा हूं मैं विमर्शी लोकतंत्र। ये जो विमर्शी लोकतंत्र है, ये लोग कहते हैं कि विमर्श को आधार बनाया जाए। अरे भाई, आप उदारवादी हैं कि समाजवादी हैं कि मार्क्सवादी हैं कि अराजकतावादी हैं कि गांधीवादी हैं, क्या लेना देना है? विचार विमर्श करके निर्णय लीजिए ना कि जनता को क्या जरूरत है। जनता के सभी वर्गों से विचार विमर्श करके कानून बनाइए। तो यहां पर लोकतंत्र का आधार जो है विचार विमर्श होना चाहिए कि हम उदारवादी हैं, हम पूंजीवादी हैं, हम ऐसा कैसे करेंगे। अरे ऐसा कैसे नहीं करेंगे? जनता का शासन है और जो है जनता जो है परेशान चलेगी, आप करेंगे नहीं? आप पूंजीवादी हैं कि समाजवादी, हमसे क्या मतलब? हमने वोट दिया आपको, तो जो हम लोग चाहेंगे वो ना करेंगे। तो यहां पर विमर्श को आधार बनाया जाए, पक्ष विपक्ष सब पर विचार विमर्श हो, निर्णय प्रक्रिया तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। सभी वर्गों द्वारा जो है सभी धर्म, जाति, भाषा के लोगों से पूछताछ करके उनकी राय जानकर तब जो है कुछ कानून बनाइए। दूसरा बात समझिए,
यह लोकतंत्र कहता है कि ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाइए, ऐसा वातावरण बनाइए जहां पर जो है स्वाभाविक रूप से एकीकरण की क्षमता हो, स्वाभाविक रूप से जो है लोग अपना स्वाभाविक रूप से पढ़ सकें, लिख सकें, नौकरी कर सकें, ऐसी परिस्थिति बनाइए। एकदम अफरा तफरी मत मचाइए देश में, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, सहज व्यवस्था होनी चाहिए, सरल व्यवस्था होनी चाहिए। हम कहते हैं जैसे अभी आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि सरकार ने कहा कि भाई आपको जो है कोरोना, मान लीजिए आपने टीका वैक्सीनेशन करा लिया तो आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए। तब देखिए न्यूज में आज सुने होंगे कि एक व्हाट्सएप नंबर सरकार ने कहा कि ये व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन भेज दीजिए, अपना जो भी अपना मांगता है उस पर लिख के भेज दीजिए, आपका जो है सर्टिफिकेट उसी व्हाट्सएप पे आ जाएगा। तो कभी आपने सोचा ये लोकतंत्र है? अब बेचारा लाइन में खड़ा हुआ है, अरे टीका लगवाना है, ये बताइए अभी लोग उतना ज्यादा डिजिटल साक्षर नहीं है, कहां रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं? गांव देहात के व्यक्ति से बोलेंगे कि रजिस्ट्रेशन करिए, मोबाइल तो है नहीं उसके पास, अब क्या रजिस्ट्रेशन करेगा? तो व्यवहार में अरे भाई जितने प्राइमरी स्कूल में सब जगह टीका लगे, चुपचाप लोग जाकर लाइन में खड़े होकर टीका लगवा लेंगे, क्या अफरा तफरी मतलब करने से फायदा? कहां रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? जैसे आप देखे होंगे अभी कल परसों की बात आप लोग पढ़ते होंगे कि हम लोग क्या जो जैसे 12वें दौर की वार्ता हुई, भाई जो 12वें दौर की वार्ता हुई ना, चीन के साथ हमारी वार्ता हो रही, तो चीन के साथ हमारी जो वार्ता कमांडर स्तर की जो वार्ता हुई, तो देखिए धीरे धीरे बातचीत किया गया, डिस इंगेजमेंट जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, जो एलएसी है उस पर डिस इंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। और कहीं न कहीं देखा जाए तब देखे होंगे कि 4-5 तारीख को जो है जो गलवान जो घाटी लद्दाख, तो गलवान घाटी से सेना जो है वापस हो रही है। और जो आप लोग पढ़ते होंगे कि ये जो है जो गोगरा जगह है पॉइंट नंबर 17A, तो पॉइंट नंबर 17A जो जगह है तब देखे होंगे उससे जो है सेना जो है चाइना के पीछे हटना शुरू हो गई, वहां से हट गई। भाई बहुत सारे पॉइंट है ना, तो जो 17A पॉइंट है जिसको गोगरा क्षेत्र कहा जाता है, उस गोगरा क्षेत्र से चीन की सेना हट गई। ये पूर्वी लद्दाख में पड़ता है, ये पूर्वी जो लद्दाख है उस पूर्वी लद्दाख में यह क्षेत्र पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि जो पैंगोंग क्षेत्र है, ऐसे समझिए, तो नाम सुने होंगे पैंगोंग क्षेत्र, पैंगोंग झील, ज्यादा पैंगोंग जो झील है, तो पैंगोंग झील के किनारे से सेना वापस होना शुरू हो गया। जो अस्थायी कंस्ट्रक्शन था या अन्य जो ढांचे थे वो सब चाइना ने ध्वस्त कर दिया, भारत ने भी ध्वस्त कर दिया। और सेना जो है जो पहले स्थायी ठिकानों में रहती थी, वहां पर सेना जो है स्थायी ठिकानों में पहुंचना शुरू हो गई। तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये एक पॉइंट का मसला सॉल्व हुआ है, बातचीत करके एक पॉइंट का मसला सॉल्व हुआ है। अभी आप लोगों को ध्यान होगा कि इसमें जो मसले हैं, मेन जो मसले हैं वो हार्ट स्प्रिंग का मसला है। तो हार्ट स्प्रिंग का मसला है, एक मसला जो है वह डेंगसांग का मसला है, डेंगसांग का मसला है। ये दो मसले अभी भी बने हुए हैं, बातचीत चल रही है, समाधान होगा। इसे ही विमर्शी लोकतंत्र कहा जाता है। भाई विचार विमर्श के माध्यम से निर्णय लेना, क्या सही? हमें कहते 12 दौर की वार्ता हुई लेकिन अंत में निर्णय हुआ ना। अब चाहते तो हम लोग चाइना से युद्ध कर लेते, चाइना चाहता तो हम लोग से युद्ध कर लेता, ये बताइए उससे क्या मिलता? अंततः तो फिर बातचीत ही होती। तो मैं बता रहा था, जैसे मान लीजिए अभी ओलंपिक हो रहा है, अब मान लीजिए कल समापन हो गया, तो आपको ध्यान होगा कि हमारे यहां जो है जो मेजर ध्यानचंद, आप लोग पढ़ते होंगे पेपर में कि ध्यानचंद का जन्म दिवस कब है? 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त के जन्म दिवस के अवसर पर जो है वो देखा जाए तो जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, इसको 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बताइए, हम लोग जो है ध्यानचंद को भारत रत्न भी नहीं दिए, तो कम से कम सरकार ने विचार विमर्श करके निर्णय लिया कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है उसका नाम बदलकर जो है
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छा लगा ना कि ऐसे व्यक्ति को जो खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार है, उस पुरस्कार का नाम जो है ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। आपको ध्यान होगा कि 1928 की बात है, एम्स्टर्डम 14 गोल ध्यानचंद ने किया था और अभी तक देखा जाए तो 3 स्वर्ण पदक 1928, 1932, 1936 इन 3 अवसरों पर जो है देखा जाए तो ओलंपिक में हम लोग जो है स्वर्ण पदक लेकर आए। तो कभी आपने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए विचार विमर्श करके हम लोगों ने जो है वो देखा जाए तो इस व्यक्ति को हमने सम्मान दिया कि नहीं, ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर जो है हम लोग उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका नाम बदल कर पुरस्कार का नाम बदल दिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है, और जैसे अफगानिस्तान का मसला चल रहा है, ये बताइए आप लोग पढ़ते होंगे कि यूएनएससी की अध्यक्षता जो है 1 महीने के लिए भारत कर रहा है। अगस्त में 1 महीने के लिए जो भारत कर रहा है, तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहला जो मसला था, अभी कल जो विचार विमर्श हुआ था 6 तारीख को, मतलब परसों, तो विचार विमर्श जो हुआ था तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो इस पर चर्चा हुई, तब चर्चा जो हुई वो लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र का पार्ट, इसे ही विमर्शी लोकतंत्र कहा जाता है कि हम लोग जो है विमर्श करके जो है निर्णय करते हैं। अब जैसा समझिए, तो मैं बता रहा था, दूसरा पॉइंट में बता रहा था कि विमर्शी लोकतंत्र जो है अनुभविक है, व्यवहारिक है, विश्लेषणात्मक है, और कहीं ना कहीं जो है वो कहता है कि जब हम लोग के पास इतना ज्ञान है तो उस ज्ञान का प्रयोग जो है समाज में विकास के लिए करना चाहिए। ज्ञान का प्रयोग जो है समाज के लाभ के लिए होना चाहिए। तो लोकतंत्र में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अनुभविक जो व्यक्तित्व के लोग हैं, उन लोगों से पूछताछ करके जो है अच्छी व्यवस्थाओं को लागू किया जाए। और मैं अभी बता रहा था, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में चलना चाहिए, सहज व्यवस्था के रूप में चलना चाहिए। लोकतंत्र ऐसा हो जो अपने आप को स्वयं निर्देशित कर सके, लोकतंत्र ऐसा हो जो आत्मनिर्देशन प्राप्त कर सके, अपने से ही सुधार कर सके। ये बताइए, कोई व्यक्ति टीका लगवाना है, अभी मैं बताया कि सरकार को नहीं समझ में आ रहा है कि लोग जो है पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं, तो ऐसी व्यवस्था बनाए कि लोग जो है सहज महसूस कर सके। देख तो रहा हूं कि मान लीजिए हमसे भी 2-4 लोग, मान लीजिए मैं भी मान लीजिए टहलता घूमता हूं थोड़ा सा सड़क पर, पार्क में, वहां पर 2-4 लोग आ जाते हैं कि भाई साहब थोड़ा सा हमारा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ये बताइए, मैं 1-2 लोगों का मान लीजिए कर ही दिया, कितने लोगों का कर पाऊंगा? मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है, बाबूजी कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? अब ये बताइए, ये दुख की बात है ना। ये विमर्शी लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब लोकतांत्रिक जो मूल्य है, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसका फैलाव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवहार को थोपा न जाए, लोकतांत्रिक व्यवहार स्वाभाविक रूप से लागू हो। परिवार है, समाज है, संगठन है, राजनीतिक दल है, चुनाव है, हर जगह लोकतांत्रिक प्रक्रिया दिखाई देनी चाहिए। जाति धर्म के आधार पर वोट होगा। अब बताइए, सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बनेगा, क्या लोकतंत्र चलेगा? क्या चुनाव का सार्थकता निकलेगा? सिर्फ चुनाव करा के सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो उद्देश्य आम जनता की सेवा, वह भी उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो यहां मैं बताया कि विमर्श को आधार बनाया जाए, सहज व्यवस्था के रूप में चले। इसको यहीं पर रोकिए। ये मैं आप लोगों को लोकतंत्र बताया। और लोकतंत्र में मैं पढ़ाया कि आप लोगों को प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये 3 डेमोक्रेसी ध्यान रखना है और लोकतंत्र का अर्थ ध्यान रखना है, बस। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।